Bismillahirrahmanirrahim. I am Aziza Munir, and today we will be talking about sampling distribution in an extension to our previous lecture, in which we have covered the sampling techniques and what are actually the sampling methodologies which are there in practice of statisticians. We have analyzed the point estimation in glimpse, and we have also discussed central limit theorem in previous lecture, which we'll be covering here in comparatively detail with more practical examples. Now, in sampling distribution, it is created by, as a name suggested, by sampling. This method we will employ on the rules of probability and the laws of expected value and variance to derive the sampling distribution. Sampling distribution basically है क्या? इंटरेस्टिंगली जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट करते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन डेफिनेटली हर टाइम पर हमें एक ही रिजल्ट मिलेगा। हम उन रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते रहते हैं, हम उनको मेंशन करते रहते हैं, किसी जगह पर रिकॉर्ड कर लेंगे, उसको हम लिख लेंगे कि फॉर एग्जांपल हमने एक दफ़ा डाइस रोल की तो हमारे पास 1 अपीयर हुआ, हमने मेंशन कर लिया एक्सपेरिमेंट 1 डाइस रोलिंग, और जो आउटकम है वो 1 है, नंबर 1 अपीयर हुआ है डाइस पे। सिमिलरली डाइस 1 को सेकेंड टाइम रोल किया है तो आउटकम क्या होगा, शायद वो नंबर 3 होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, sorry, in the similar experiment event number 2, or this is the appearance of number 2 in it. अब अगर हमने एक डाई को 6 टाइम्स रोल किया तो हमारे पास 6 आउटकम्स आएंगे। अगर हमारे पास डाइस बढ़ जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 डाइस आ जाती हैं या 3 डाइस आ जाती हैं और हम उनको वंस रोल करेंगे, मतलब इफ वी आर रोलिंग 3 डाइस वंस, तो हमारे पास जो आउटकम है वो 3 आएगा। हर डाई पे एक एक नंबर शो हो रहा होगा, तो इसका मतलब है हमारे पास 3 आउटकम्स आ रहे हैं। उन तीनों आउटकम्स को हम मेंशन कर लेंगे 1, 3, 4 फॉर एग्जांपल। अब हमने अगर ये एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स कंडक्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने ये कंडक्ट किया है 30 टाइम्स, तो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर हमने अगर ये मेंशन करना है कि कितनी दफा 1 अपीयर हुआ है, कि अगर हमने एक कॉइन को 30 टाइम्स, एक डाइस को 30 टाइम्स रोल किया है तो कितनी दफा 1 अपीयर हुआ है, तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में कितनी दफा अपीयर होगा। या अगर हम 2 की बात करते हैं कि 2 कितनी दफा अपीयर हुआ है, तो ये 2 की फ्रीक्वेंसी है कि वो कितनी दफा अपीयर हुआ है। तो हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विद रेफरेंस टू द trials, with reference to the numbers which are there, with reference to the outcomes, the probable outcomes। अगर हम उसके साथ उसको डिवाइड उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो हमारे पास एक सेट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ जाता है। उन सेट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज की बेसिस के ऊपर हम मजीद एक्सटेंशंस कर सकते हैं अपनी इन्फ्रेंसेस के अंदर, या हम उस डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं मल्टीपल ग्राउंड्स के ऊपर। तो जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम डाइस रोलिंग को या कॉइन टॉसिंग को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को उसके आउटकम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके उनके इन्फ्रेंसेस की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं विच इज रोलिंग ऑफ 1 and 2 डाइस। जब हमने एक डाइस को रोल किया तो हमारे पास 6 आउटकम्स थे, यानी कि या तो वो 1 शो करेगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। इसका मतलब है कि इनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है विच इज 1/6। जो मीन और वेरिएंस है वो भी हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं, which is mean is equals to xp, which is summation x of p of x, or variance which is equals to sum of the square deviations। तो यहाँ से हमारे पास जो मीन आएगा वो 3.5 आएगा और जो वेरिएंस आएगा वो 1.7 आएगा। मीनिंग कि इन आउटकम्स में से 3.5 जो कि सेंटर में लाया कर रहा है, 3.5 इज द मीन because the probability is the similar one, and variance के जो डिग्री ऑफ वेरिएशन है इन वैल्यूज के अंदर वो 1.7 है। 1.7 की बेसिस के ऊपर ये जो वैल्यूज है वेरी कर रही हैं, तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ से मालूम हो गई। लेकिन जब हम
डाइस को मल्टीपल टाइम्स टॉस करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे आउटकम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि साइज n इज इक्वल्स टू 2 के ऊपर हमने डाइस को रोल किया है, यानी कि हमने 2 डाइस रोल किए, तो हमारे पास जो आउटकम है वो 36 होगा। एक डाइस की 6 रिजल्ट्स और दूसरे डाइस की भी 6 रिजल्ट्स, तो 6 क्रॉस 6 या 6 का जो प्रोडक्ट है 6 के साथ वो हमें 36 आउटकम्स शो करेगा। वो आउटकम्स क्या होंगे? दैट इज 1 1, यानी कि एक डाइस के ऊपर 1 लिखा हुआ होगा, दूसरी डाइस पे भी 1 होगा। एक डाइस पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी पे 2 लिखा हुआ है। एक पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी पे 3 लिखा हुआ है। एक पे 1 लिखा हुआ है, दूसरी पे 4 लिखा हुआ है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ये आउटकम्स, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 4 5 2 6 सो ऑन अप टिल 6 6 हमारे पास आउटकम्स आ जाएंगे। यहाँ से भी हम एक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने एक डाइस थ्रो की हमने, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 आई। जब हमने 2 डाइस थ्रो किए हैं तो यहाँ पर से हमारे पास मीन क्या आएगा? 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1.5, 1 + 3 इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट हमने हर आउटकम का मीन भी कैलकुलेट कर लिया है, जो कि हमें एक सम ऑफ मीन की वैल्यू भी दे देगा। While there are 36 possible samples of size 2, there are only 11 values for x bar over d. Some that is equals to 3.5 occur more frequently than others, that is 1. इसका मतलब ये है कि जो 3.5 की वैल्यूज हैं वो ज्यादा अपीयर हो रही हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। इस तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है, कितनी दफा हमारे पास इस वैल्यूज के अंदर जो हमने एक चार्ट बनाया है, यहाँ पर हमें कितनी दफा 1 नजर आ रहा है मीन की फॉर्म में, दिस इज 1। कितनी दफा हमें 1.5 नजर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो 2। ये यहाँ पर हमें नजर आ रहा है और एक यहाँ पर नजर आ रहा है। 2 कितनी दफा नजर आ रहा है? दैट विल बी 3 टाइम्स। सबसे ज्यादा जो नंबर इन वैल्यूज में अपीयर हो रहा है दैट इज 3.5। जो एक्स बार की सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू अपीयर हो रही है इस चार्ट में वो 3.5 है। बाकी सारी की सारी वैल्यूज की जो परसेंटेज ऑफ अपीयरेंस है वो कम है। इस तरह से हम अगर इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में डिफाइन कर लें तो 1 अपीयर होगा अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आएगी 1/36। 36 is the total number of outcomes and 1 is the number of times 1 is appearing in the mean. 1.5 appears twice in 36 observations, so we have taken, as we have just seen, कि 2 दफा हमें 1.5 नजर आया 36 आउटकम्स में, तो हमने यहाँ पर 2/36 लिख दिया। सिमिलरली 2 हमें 3 टाइम्स नजर आया इन वैल्यूज में जो हमने अभी देखी, तो हमने यहाँ पर 3/36 लिख दिया। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी का चार्ट बन जाएगा, विच इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच नंबर अपीयरिंग इन द डेटा सेट। और वो डेटा सेट हमारे पास 36 ऑब्जर्वेशंस का है। इन 36 ऑब्जर्वेशंस के अंदर हमारे पास हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स 1 is appearing or 2 is appearing or 3 is appearing. So that is something which we have calculated through the probabilities, and we have seen as well that the maximum number of times 3.5 is appearing and rest of all numbers used to appear less than this number. इस टेबल को या इस प्रोबेबिलिटी को अगर हम प्लॉट कर लें अपने ग्राफ पेपर के ऊपर, तो वो हमें इस तरह का एक ग्राफ शो करता है। हिस्टोग्राम एक शो कर रहा है जो कि मल्टीपल रेक्टेंगल्स का कॉम्बिनेशन है, which is showing an equal trend of upward and downward and showing a central tendency of 3.5 as a histogram. So from here we can easily identify that what is the probable mean of this symmetrical distribution, or which is very much clear from the graph that this is 3.5. और इसी का अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना हो तो वो हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन के साथ, which is x minus mu of x square into its probability, which is 1.21. कि जितनी भी वैल्यूज हैं इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। इससे पहले अगर आप नोट डाउन करें तो हमने जब एक डाइस को थ्रो किया था
तो हमारे पास 1, 2, 3 नंबर्स अपीयर हो रहे थे जो कि हमारे पास 1/6 की प्रोबेबिलिटी को शो करते थे। लेकिन जब हमने 2 डाइस थ्रो किए तो हमारे पास जो नंबर अपीयर हुआ है वो 1, 1.5 और 2, 2.5 की फॉर्म में अपीयर हुआ है। इस तरह से हमारे पास जो वेरिएंस आया है दिस इज 1.21। लास्ट केस में हमारे पास वो 1.7 था, इस केस में वो हमारे पास रिड्यूस हो गया क्योंकि हमारे पास आउटकम में 1 और 1.5 भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में भी एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास जो वेरिएशन है दैट इज ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1.7 टू 1.2। जब हम इसे कंपेयर करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर इन आवर अर्ली लेक्चर्स, तो वहां पर हमने देखा था कि जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो शो करता है यूनानिमस वैल्यू, सिमिलर ट्रेंड इन द हिस्टोग्राम विच इज 1/6। ये 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, तो इसने हमें बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगुलर बार चार्ट शो किया है जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। लेकिन जब हमने सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमने देखा कि मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं और वो हमें एक सीक्वेंस्ड फॉर्म में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व की फॉर्म में हमें हिस्टोग्राम्स की प्लेसमेंट शो कर रही है जो कि बहुत डिफरेंट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। यहाँ पर जो चीज नोट करने वाली है वो ये है कि म्यू ऑफ एक्स जो है या मीन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू, और सिग्मा स्क्वायर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है इसका, दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर ओवर 2। जब हम इसे जनरलाइज करते हैं तो मीन और वेरिएंस सैम्पलिंग का 2 डाइस को थ्रो करने से हमारे पास म्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू म्यू और सिग्मा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 आ जाता है। जब हमने n नंबर ऑफ डाइस थ्रो करनी है, यहाँ पर हमने 2 डाइस थ्रो की थी, तो हमारे पास म्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू आया है और सिग्मा स्क्वायर ऑफ एक्स हमारे पास सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 आया है। जब हमने यहाँ पर मल्टीपल डाइस थ्रो की है या n नंबर ऑफ डाइस नंबर ऑफ टाइम्स हमने डाइस को थ्रो किया है, तो हमारे पास मीन वही रहेगा, मीन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू एंड सिग्मा बिकम्स द सिग्मा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर ओवर n। जहाँ पर हमने लास्ट टाइम 2 मेंशन किया था, यहाँ पर अब हम n मेंशन करें, इसलिए क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ टाइम्स वी आर रोलिंग डाइस वो चेंज हो गया है, दिस इज n नाउ, तो हम यहाँ पर n मेंशन करेंगे एज the number of times we are conducting the experiment. So the standard deviation of the sampling distribution is called the standard error, which is determined by sigma of x bar is equals to sigma over under root n. Sigma over under root n जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो स्टैंडर्ड एरर की मिलती है, which is actually the standard deviation as well. Now we are able to talk about the central limit theorem in detail. The central limit theorem is applied in those kind of distributions which are not normally distributed. अगर हमारे पास एक ऐसी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसके अंदर आउटकम्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वहाँ पर हमारे पास कौन सी एप्लीकेशन होगी? तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बेसिकली स्टैट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास CLT की नज़र आती है। होता बेसिकली ये बहुत लार्ज सैंपल साइज के ऊपर है, जब हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होती। If the number of observations appearing in sampling distributions are too much in number, are showing a very large number of sample size, और वो normally distributed भी नहीं है, तो उस केस में हम central limit theorem apply करते हैं। इसलिए क्योंकि शायद randomly generated mean और variance हमें right interpretation of data नहीं देते। The sampling distribution of mean of a random sample drawn from any population is approximately normal for a sufficiently large sample size. The large sample size, the more closely the sampling distribution of X will resemble a normal distribution. जितनी ज़्यादा sampling distribution को हम normalize कर लेंगे तो उसका curve जो है वो बिल्कुल normal distribution के curve को ही show करना शुरू कर देगा। Now, central limit theorem is, as just I have said, that is the most important theorem in statistics, which used to say that the sampling distribution of sample mean
will be approximately normal to the sample size as the sample size increases. कि जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे इसका ट्रेंड नॉर्मल होता रहता है. अभी तो जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी तो उसके अंदर हमने हिस्टोग्राम्स देखे हैं, रेक्टेंगल्स देखे हैं जो कि हमें डेटा की राइट डिपिक्शन शो करते हैं, प्रोबेबिलिटीज को राइटली ग्राफ पेपर के ऊपर शो करते हैं. लेकिन जितना ज्यादा सैंपल साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ज्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शक्ल नॉर्मल कर्व जैसी होती रहेगी. राइट, जिस तरह n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी उस तरह हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होती जाएगी. डिस्क्रीट के केस में, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जिस तरह से हमने अभी देखा कि जो कर्व हमारे पास शो हो रहा था वो पैरेलल टू x एक्सिस था, लेकिन क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हर आउटकम की 1/6 थी. जब हमने n साइज बढ़ा दिया, यानी कि हमने एक की बजाय 2 डाइस टॉस किए, रोल किए, तो हमारे पास जाहिर है आउटकम भी ज्यादा हो गए. जब हमारे पास सैंपल साइज बड़ा हो गया, मतलब पहले n 1 था, हमने एक डाइस को वंस रोल किया तो हमारे पास 1/6 की प्रोबेबिलिटी आई, विच इज शोइंग अ वेरी सिंपल representation on graph paper which is equivalent to x-axis या parallel to x-axis. लेकिन जब हमने n is equals to 2 कर दिया तो एक नंबर ऐड होने से हमारे पास जो रिजल्ट है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व शो कर रहा है. तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व एक डिस्ट्रीब्यूशन एनालाइज कर रही है तो whenever we'll be increasing the number of samples, the number of size, जब हम डेटा का साइज चेंज कर देंगे तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट विल बी टेंडिंग मोर टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, व्हिच शोज दैट mu of x bar is equals to mu and sigma square x bar is equals to sigma square over n, which gives the standard error as, or the standard deviation as, sigma of x bar is equals to sigma over under root n. In many practical situations, a sample size of 30 population needs to be what I call well behaved, sort of mounted by but maybe skewed. यानी कि जब हमारी पॉपुलेशन का जो साइज, जब हमारा सैंपल्स का साइज जो है वो 30 से बड़ा हो जाता है तो जो डेविएशन जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो मोर टुवर्ड्स नॉर्मल इंक्लाइंड हो जाती है. तो therefore we used to say कि जो उसकी जो अपीयरेंस है that will be more mounded and skewed. अब हम mounded और skewed की बात करते हैं तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. So therefore 30 का अगर हमारे पास सैंपल साइज आता है तो that is sufficiently large enough to allow us to use the normal distribution as an approximation of the sample distribution of x. Here we need to note कि अगर तो x है जो है वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल है तो इसके लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करते हैं और फिर हम रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं. Now here we'll be talking about an example and continuation, और वहां से हमें पता लगेगा कि किस तरह एक एग्जाम्पल के अंदर, एक कंडीशन के अंदर अगर चेंजेस आते रहते हैं तो हम अपने CLT को किस तरह से अप्लाई करते हैं और उससे हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है. So here consider an example, which is the first part of this example, that the foreman of a bottling plant has observed that the amount of soda in each 32 ounce bottle is actually a normally distributed random variable with a mean of 32.2 ounces and a standard deviation of 0.3 ounces. If a customer buys one bottle, what is the probability that the bottle will contain more than 32 ounces? अब जो बॉटल है एक उसकी सोडा की, उसके अंदर 32 आउंस ऑफ सोडा एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो फोरमैन ने जो बॉटलिंग प्लांट में से बॉटल ली है उसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 32 आउंस मौजूद होने चाहिए. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो उस बॉटल के अंदर एग्जैक्टली 32 आउंस ऑफ सोडा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो दैट इज एन एग्जांपल व्हिच इज डिपिक्शन ऑफ normally distributed sample curve. So यहाँ पर हम actually interested है in order to know that what is the percentage of, or what is the probability of lying 32 ounce in a bottle of soda. So here we have taken P of x is greater than 32, where x is normally distributed and the sigma is equals to 0.3, where mean is 32.2 as I've skipped.
यस, मीन इज 32.2 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.3। तो यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं इन ऑर्डर टू नोट के कितना परसेंट एरिया जो है वो ज़्यादा है इस पर्टिकुलर वैल्यू से, 32 से ज़्यादा है। x probability of x as x is a random variable, so what is the probability that x is greater than 32? तो यहाँ पर हम बिल्कुल वही वाला नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल रेशियो अप्लाई करेंगे which is x minus mu और sigma which is equivalent to z। और z हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि वो एक टेबुलेशन है, वो एक टेबल है जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, जिसके अंदर वैल्यूज हमें मेंशन है ऑलरेडी, और वहाँ से उसको रो और कॉलम के साथ मैच करके देखते हैं और फिर उसमें से माइनस करते हैं या ऐड करते हैं। एज वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द एरिया विच इज ग्रेटर देन 32, या ये वाला एरिया जो यहाँ पर अभी आपको शो हुआ हुआ रेड से नजर आ रहा है, हम इस एरिया में इंटरेस्टेड हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस एरिया की कि इसके अंदर सोडा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 32 माइनस 32.2 ओवर 3 which is minus 0.67। minus 0.67 को अगर हम इसकी उसमें देखें, ग्राफ में देखें, तो ये जो हमारे पास नंबर शो कर रहा है ये 0.7468 होगा। अगर हम 6th कॉलम को 7th रो के अंदर देखें, 6th कॉलम को 7th रो के अंदर हम देखें, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसके अंदर अगर हम उसे देखें तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 0.7468 मिलेगी, विच शोज कि जी 75% बॉटल के अंदर सोडा मौजूद है। So there is about 75% chances that a single bottle of soda contains more than 32 ounces. So that is the description of this example. अगर इस example को हम थोड़ा सा extend कर लें कि जो foreman है of a bottling plant has observed that the amount of soda in each 32 ounce bottle is actually a normally distributed random variable with a mean 32.2 ounces and standard deviation of 3 ounces. But the customer buys a carton of 4 bottles. अब कस्टमर ने एक बॉटल नहीं खरीदी जिसके अंदर से हमने क्वांटिटी को एनालाइज करना है, लेकिन उसने 4 बॉटल्स का एक कार्टन तो खरीद लिया है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मीन अमाउंट ऑफ 4 बॉटल्स है वो 32 से ज़्यादा होगी? हम जो चीज़ चेक कर रहे हैं वो ये है कि एक बॉटल के अंदर जो क्वांटिटी है वो 32 आउंस है या नहीं है, उससे कम है या ज़्यादा है। अगर हमने एक बॉटल को स्टडी किया तो हमें पता लगा कि 75% चांसेस हैं कि उसके अंदर राइट अमाउंट ऑफ सोडा एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एग्जिस्ट करता है, विच इज़ 32 आउंस। लेकिन अगर कस्टमर ने एक कार्टन परचेज कर लिया है 4 बॉटल्स का, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मीन अमाउंट है 4 बॉटल्स का वो 32 आउंस से बड़ा है? यहाँ पर हमारे पास n भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर हम मीन तो हम सिमिलर लेंगे क्योंकि मीन हमारे पास जितनी बड़ी भी लार्जर ऑब्जर्वेशन क्यों ना हो जाए, मीन सिमिलर ही रहेगा, एज वी हैव जस्ट सीन इन दी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। तो mu is equals to 32.2 and sigma is equals to 3, where x is normally distributed with x bar. So mu of x bar is equals to mu, which is 32.2, and standard deviation will be sigma over under root n. n हमारे पास 4 है, as the customer has purchased 4 bottle set. तो उस केस में n is equals to 4. So sigma over under root n is 0.3 over under root 4, which is equals to 0.15. अब यहाँ से हमारे पास सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो 0.15 आ गई है, जो कि प्रीवियस केस के अंदर 0.3 थी। 0.3 हमारे पास सिग्मा था प्रीवियस केस में जब हमने एक बॉटल सेलेक्ट की, अब ये 0.15 हो गया जब हमने 4 बॉटल सेलेक्ट की है। यहाँ पर अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करें तो z फंक्शन या z रेशियो रिमेन्स द स्टैंडर्ड वन। यहाँ पर 32 माइनस 32.2 डिवाइडेड बाय 0.3 की बजाय 0.15 हम करेंगे। इनिशियली हमने इसे 0.3 से डिवाइड किया था क्योंकि वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपीयर हो रही थी। अब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 0.15 अपीयर हो रही है, तो हमारे पास माइनस 1.33 शो हो रहा है नंबर। अब हम बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह, जिस तरह हमने 0.6 को 7th रो में देखा था, इसी तरह से अब हम 1.3 को 3rd रो में देखेंगे। 1.3 के कॉलम को 3rd रो में देखेंगे तो हमारे पास 0.9082
डिजिट नजर आएगा जब हम 1.3 को थर्ड कॉलम में देखेंगे, which shows that there is about 91% chance that the mean of 4 bottles will exceed 32 ounce. कि अगर हमने एनालाइज करना है कि x बार इज ग्रेटर देन 32, तो 91% चांसेस है कि इसका मीन गिवन अमाउंट से बढ़ जाएगा। ओके, ग्राफिकली अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लें तो हमें ये चीज़ पता लगती है कि इनिशियली जो हमारे पास एग्जांपल थी वो एक रेगुलर मीन शो करी थी। मीन इसका वैसे का वैसा ही रहेगा, which remains equivalent to mu, which is mu of x is equals to mu. Initially हमारे पास 32 हमने स्टडी किया कि 32 आउंस हमारे पास जो आउंसेस है वो अपीयर हो रहे हैं, और कितने परसेंट चांसेस है कि जो बॉटल है उसमें ग्रेटर देन 32 आउंस सोडा एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एरिया हमारे पास शो हो रहा था 0.7468, ये हमने ये वाला एरिया जो कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 0.3 था उस केस में शो हो रहा था। लेकिन जब हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1.5 हो गया तो उस केस में हमारे पास ये वाला एरिया which is 0.9082 is the area which we were studying, which shows that the mean of 4 bottles will exceed 32 ounce. तो ये जो ब्लू एरिया है ये हमें शो कर रहा है कि what is the probability that one bottle contain 32 ounce, and the red area shows that what is the probability that mean of 4 bottles will exceed 32 ounce. वो एग्जाम्पल जो भी हमने डिस्कस की थी वो शो करती है कि द डीन ऑफ स्कूल ऑफ बिजनेस क्लेम्स दैट द एवरेज सैलरी ऑफ स्कूल्स ग्रेजुएट्स 1 year आफ्टर ग्रेजुएशन इज $800 per week, which is on an average taken mu of x with standard deviation of $100. If we note that this is a population, a second year student would like to check whether the claim about the mean is correct or not. He does a survey of 25 people who graduated 1 year ago and determines their weekly salary. He discovers the sample mean to be 750 instead of 800. एक स्टूडेंट की जो सैलरी है जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो अकॉर्डिंग टू द डीन ऑफ बिजनेस स्कूल वो ये कह रहा है कि जी 800 पाउंड्स के ऊपर इनको जॉब मिल जाएगी, जिसके अंदर वेरिएशन जो है वो $100 का हो सकता है। लेकिन एक स्टूडेंट ने एक स्टडी कंडक्ट की 25 स्टूडेंट्स के ऊपर और उसने ये एनालाइज किया कि इंस्टेड ऑफ 800 जो मीन सैंपल आया है वो $750 आया। Is this consistent with the Dean's claim? अगर हम इस किस्म की एक एप्लीकेशन को स्टडी करना चाहें कि क्या ये वाकई जो कंसिडरेशन हुई थी, जो डीन ने कंसिडरेशन प्लेस की थी, उसके इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उस केस में हम एनालाइज कर सकते हैं इस डेटा को कि मीन जो है वो हमारे पास इनिशियली 800 था और यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आया है वो है sigma over under root n, which is 100 over under root 25, which is equivalent to 20. यहाँ पर से जो ये जो डेटा ये जो कर्व आपके पास शो हो रहा है इस पे जो रेड लाइन है ये शो कर रही है कि x is less than or equals to 750. ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है कि x या रेड एरिया जो है ये शो कर रहा है कि x is less than or equals to 150, जबकि मीन हमारे पास 800 एग्जिस्ट कर रहा है। Would you expect to get x bar? This is far out in the tall of the sampling distribution, and is the probability of this happening very large or small? तो कितने % probability होगी कि ये जो हमारे पास appearance हो रही है, ये जो हमारे पास mean exist कर रहा है इस फॉर्म में यहाँ पर मीन में, और जो appearance of data है जो कि रिसर्चर ने कंडक्ट किया है उसमें कितना डेविएशन हो रहा है, मतलब क्या ये इट इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट और इट इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स इट अबाउट द क्लेम और नॉट। तो यहाँ से हमें ग्राफिकली पता लग जाता है कि क्लेम कितना एक्यूरेट है और कितना रिसर्चर का काम एक्यूरेट है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रोपोर्शन,
The estimator of a population proportion of successes is the sample proportion. That is, we count the number of successes in a sample and compute. कि जब हम इंटरेस्टेड होते हैं पी हैट कैलकुलेट करने में या हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वहाँ पर हम x ओवर n की वैल्यू से प्रोपोर्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, where x is denoting the number of successes and n is the sample size. अगर हमें x पता हो कि नंबर ऑफ सक्सेशंस कितनी है एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में और उसका साइज कितना है सैंपल का, तो वहां से हमें पता लग जाता है कि p हेड क्या होगा. जब हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स या दो तीन प्रॉपर्टीज के ऊपर अगर हम अप्लाई कर लें तो दो तीन प्रॉपर्टीज के बाद बायनॉमियल जो है वो नॉर्मल को अप्रोक्सीमेट करता है. और वो दो तीन प्रॉपर्टीज ये थी कि जो मीन है वो एग्जैक्टली सिमिलर रहेगा और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो अनचेंज रहेंगी. सिमिलरली p जो है वो नंबर ऑफ सक्सेसेस शो करेगा और q जो है वो नंबर ऑफ फेलियर्स शो करेगा. अगर ये दो चार फंक्शन, ये दो चार फीचर्स हम बायनॉमियल के स्टैटिक कर लें, अज्यूम कर लें कांस्टेंट, तो फिर बायनॉमियल हमारे पास नॉर्मल का कर्व शो कर सकता है. यहाँ पर जो हमें एग्जांपल शो हो रही है उसमें गिवन है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 20 एंड p इज इक्वल टू 0.5, तो q हमारे पास 0.5 ही होगा. With the normal approximation superimpose mu which is equals to x bar which is equals to 10 and standard deviation is equals to 2.24. यहाँ पर हमारे पास म्यू और सिग्मा जो है वो शो हो रहा है 10 और 2.4 के उसमें, जो कि पैरामीटर्स भी हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के जो पैरामीटर्स हैं वो म्यू और सिग्मा है. सिमिलरली सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के भी पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा ही है. हियर वी हैव सीन दैट फ्रॉम वेयर दीज वैल्यूज कम फ्रॉम. तो इस एग्जांपल में अगर हम म्यू इज इक्वल्स टू एन पी कंप्यूट करें और सिग्मा इज इक्वल्स टू एन पी इंटू 1 माइनस पी कंप्यूट करें सिग्मा स्क्वायर, तो हमारे पास एन पी, एन को अगर हम यानी कि 20 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 10 अपीयर होता है. और अगर हम एन पी को 1 माइनस पी के साथ उनका प्रोडक्ट लेकर उनका अंडर रूट देख लें तो हमारे पास 2.24 आता है. ये चीज शो क्या करती है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास मौजूद है इसमें जो मीन है दिस इज 10 एग्जैक्टली. ये जो वैल्यू हमारे पास शो हो रही है 10, ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट शो कर रहा होगा एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट है ये हमें 10 शो कर रहा है. 10 इज द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. और कितना वेरिएशन है, मतलब ये जो आपके पास एक छोटा सा ट्रायंगल जो शो होता है ये शो कर रहा है कि इन वैल्यूज के अंदर वेरिएशन कितना आ रहा है एज द डेटा इज प्रोसीडिंग. तो दिस वेरिएशन और द स्टैंडर्ड वेरिएशन इज 2.24. तो द स्टैंडर्ड डेविएशन या डेविएशन इस केस में हमारे पास एग्जिस्ट करता है वो 2.24 है, और जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया विद द पैरामीटर्स ऑफ म्यू एंड सिग्मा. और मीन हमारे पास इज द सिमिलर विच इज एनपी व्हिच शोज द वैल्यूज ऑफ n into 20 which is 10. थोड़ी सी अगर इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशन करें तो हमें ये पता लगता है कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल वर्क्स बेस्ट व्हेन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स n is large and the probability of success p is closer to 5. सबसे बेहतरीन रिजल्ट्स जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जिस्ट करते हैं वो उस वक्त आएंगे हमारे पास जब हमारा सैंपल साइज जो है वो लार्ज हो कंपैरेटिवली. मतलब दो आउटकम्स ना हो हमारे पास, उससे ज़्यादा आउटकम्स हो, हमारे पास ज़्यादा सैंपल साइज हो विच इज़ somehow larger than large number of samples. एंड सेकेंडली जो p है वो 0.5 हो. या पॉइंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एक एग्जाम्पल में 0.4 और 0.6 के केस में, when 0.4 is the probability of success and 0.6 is the probability of failure. तो सिमिलरली अगर इतनी स्मॉल परसेंटेज की वेरिएशन के साथ हमारे पास p और q एग्जिस्ट करते हैं तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं हमें बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन टू नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बायनॉमियल के. For the approximation to provide good results, two conditions should be met. That is, np is greater than or equals to 5, and n into 1 minus p is also greater than or equals to 5. तो जब हमारे पास np जो है वो 5 से बड़ा होगा तो nq भी 5 से बड़ा ही होगा. इसलिए क्योंकि हमने कंसिडर किया है कि p जो है वो
0.5 की इक्विवेलेंट है, तो अगर 50% चांसेस है सक्सेस के तो 50% चांसेस ही होंगे फेलियर के। तो NP दोनों केसेस में हमें एक ही वैल्यू शो करेगा। So here we are talking about sampling distribution of a sample proportion. अभी हमने इससे पहले proportion की बात की which is x over n। जब हम proportion में interested होते हैं तो हम p hat को calculate करते हैं which is the ratio of success over number of over the sample size. That p is the probability of success, x is the probability of success and n is the sample size। तो उस केस में हमारे पास p hat calculate होता है। Using the law of expected value and variance, we can determine the mean and variance and standard deviation of p hat which is equivalent to x over n. The standard deviation sigma is so called the standard error of proportion. इस केस में जो standard deviation है वो शो करती है हमारे पास standard error of proportion। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह sampling distribution के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा ओवर अंडर रूट n शो करती है विच इज इक्वलेंट टू सैम्पलिंग एरर। सिमिलरली जब हम सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p हेड हमें शो करती है स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन कि जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो हमें स्टैंडर्ड एरर को शो करती है which is when we are taking the expected value of it, so this is equivalent to p, and when we are taking the variance of it this is equivalent to 1 p into 1 minus p which is pq over n, which is p into 1 minus p over n। और हम अगर इसका अंडर रूट ले लें, इसके साथ रेडिकल साइन लगा दें तो ये हमारे पास p into 1 minus p over n की वैल्यू देती है which is actually not the standard deviation but the standard error, the margin of error lying in the sample। हम एरर की यहाँ पर क्यों बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो हम ये हमारा मतलब ये होता है कि जो भी गिवन सेट ऑफ वैल्यूज हैं after undergoing a statistical experiment they have come out with the specific deviations in it। मतलब एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ ये डेविएशन हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, ये मार्जिन ऑफ चेंज हो सकता है या ये टेंडेंसी ऑफ चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम सैंपल लेते हैं तो सैंपल तो हमने किसी भी एक ऐसी टेक्निक के मुताबिक लिया होगा जो या तो प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। इवन इफ के वो नॉन प्रोबेबिलिटी, इवन इफ के वो प्रोबेबिलिटी सैंपल है, वो हमें एग्जैक्टली पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता। तो उसके अंदर एक मार्जिन होता है। जब भी हम पॉपुलेशन को सैंपल के साथ कंसिडर करते हैं, सैंपल की बेसिस के ऊपर स्टडी करते हैं, तो उसमें एक एरर मार्जिन होता है। तो इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द डेविएशन बिटवीन द मार्जिन्स वी यूज्ड टू टेक द स्टैंडर्ड एरर इंस्टेड ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन को सैम्पलिंग एरर कंसिडर किया था, बिल्कुल इसी तरह से हम प्रोपोर्शन के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन कंसिडर करेंगे। तो सैंपल प्रोपोर्शन कैन बी द स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन used in the form of z is equals to p hat minus p over under root p into 1 minus p over n। ये एक इसका फॉर्मूला है जिसकी फॉर्म में ये शो होता है। अगर हमने दो मीन्स को स्टडी करना हो और उनके डिफरेंस के ऊपर बात करनी हो तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिफरेंस ऑफ टू मीन्स को भी डिस्कस करते हैं। The final sampling distribution introduced is that of the difference between two sample means। कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंटली दो किस्म की पॉपुलेशंस थी तो हमारे पास डेफिनेटली दो ही किस्म के मीन्स आए होंगे। अगर हमारे पास दो किस्म के मीन आए हैं तो फिर हम उन दोनों मीन्स को कंबाइन स्टडी करते हैं और देखते हैं कि वो क्या पिक्चर शो कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने एक टेस्ट कंडक्ट किया है या NTS का एक टेस्ट होता है जिसपे हमने देखा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे टेस्ट देने के लिए वो 100 थे टेस्ट 1 में, और उनमें से ऑन एन एवरेज 45 लोग पास हो गए। जो टेस्ट बी कंडक्ट हुआ है उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर हुए दे वर 175 और उसमें जो मीन था या जो एवरेज थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास वाज 50। तो यहाँ से अगर हमने इन दोनों टेस्ट्स को कंबाइंड स्टडी करना हो और हमने ये देखना हो
कि गेट 1 में गेट 1 जो अपीयर हुआ और गेट 2 जो हमने लिया, उन दोनों में उन दोनों टेस्ट के जो मीन्स थे उनमें क्या सिमेट्री है। ये जो दोनों हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं उनके मीन्स क्या शो करते हैं। दोनों का हम मीन एग्जैक्ट एक पोजीशन के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि दोनों के सैंपल साइज फर्क है। पहले का सैंपल साइज 100 है और दूसरे का जो सैंपल साइज है वो 175 है। ऑल्दो मीन्स की वैल्यू भी फर्क है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस ऑफ 2 मीन्स की जरूरत पड़ती है जाके हम पता लगा सके कि दोनों सैंपल्स के मीन्स में क्या वेरिएशन आ रहा है, यहाँ कोई वेरिएशन आ रहा भी है या नहीं आ रहा। Here, the final sampling distribution introduced is that of the difference between two sample means, which requires independent random samples be drawn from each of two normal populations, which are x bar 1 and x bar 2. दोनों independent samples हो और उन दोनों के means भी separate हो, ये एक पहली condition है। If this condition is met, then the sampling distribution of the difference between two sample means will be normally distributed if the populations are both normal. अगर दोनों populations normal हैं, तो उनका जो difference है वो normally distributed होगा population के mean से। यहाँ पर a point to be noted is that if two populations are not both normally distributed, but x bar 1 minus x bar 2 describes two different samples of very large observations which are greater than 30, then the distribution of x bar minus x bar 2 is approximately normal to the central limit theorem. जब हमारे पास दो ऐसी पॉपुलेशंस आ जाएंगी, दो ऐसे सैंपल्स आ जाएंगे जिनका एक्स बार भी डिफरेंट है और वो दोनों n से 30 से बड़ी भी हैं, तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम। Now, in this case, x bar 1 minus x bar 2 is normally distributed when mean is equals to mu of x bar 1 minus x bar 2, which is mu 1 minus mu 2, and the standard deviation is sigma x bar 1 minus sigma x bar 1 minus x bar 2, which is sigma 1 square over n1 plus sigma 2 square over n2, which is also called the standard error of the difference between two means. जब हमने sigma of x bar 1 consider किया था, तो हमारे पास sigma x bar 1 is equals to sigma 1 square over under root n1। जब हमने इन दोनों का डेविएशन लिया है, जब हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया है और उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है, तो दैट शुड बी सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2 अंडर रूट। इन दोनों के ऊपर हमारे पास अंडर रूट एग्जिस्ट करेगा। Now let us consider an example and analyze that how their means have been equally distributed and what does this shows. The starting salaries for MBA grades at two universities are normally distributed with the following means and standard deviations. Samples from each school are taken. यहाँ पर हमने दो यूनिवर्सिटीज़ को बेसिकली स्टडी किया है और यूनिवर्सिटी 1 का हमने मीन देखा है $62,000 पर ईयर उनकी सैलरीज हैं। यूनिवर्सिटी 2 की जो मीन सैलरीज हैं in a year is $60,000। यूनिवर्सिटी 1 की सैलरीज की स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो हमारे पास $14,500 एग्जिस्ट कर रही है पर ईयर में, और यूनिवर्सिटी 2 की स्टैंडर्ड डेविएशन $18,300 शो कर रही है पर ईयर में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इन दोनों के फिगर्स की रिप्रेजेंटेशन से पता लगती है, वो ये कि अगर यूनिवर्सिटी 1 को हम स्टडी करें तो उसकी मीन सैलरी 62,000 है और उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 14,500 है। जो यूनिवर्सिटी 2 है उसकी मीन सैलरीज कम है यूनिवर्सिटी 1 से, विच आर 60 इंस्टेड ऑफ 62, और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इनकी सैलरीज में वो 18,300 है, विच इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट यूनिवर्सिटी। तो ये एक डेटा के अंदर मेजर चेंज है। सैंपल साइज पहली यूनिवर्सिटी का 50 है और दूसरी यूनिवर्सिटी का 60 है। देयर माइट बी अ केस कि क्योंकि सैंपल साइज बढ़ गया है दूसरी यूनिवर्सिटी का, इस वजह से इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज हो गया हो और उसका मीन चेंज हो गया, बट दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट रूल। What is the sampling distribution of x bar 1 minus x bar 2?
तो यहाँ पर से हम सिंपली x बार 1 और x बार 2 को तो कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज 62,000 माइनस 60,000 विच इज 2,000। और यहाँ से जब हमने कैलकुलेट करना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, वो हम कंप्यूट करेंगे विद दीज वैल्यूज ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर ओवर n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर ओवर n2, which shows as 14,500 स्क्वायर ओवर 50 और 18,300 का स्क्वायर ओवर 60, और इन दोनों का स्क्वायर रूट, ये जो SQRT है, दिस इज द स्क्वायर रूट, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू शो इट विद दिस साइन ऑन स्लाइड्स, हमारे पास ऐसा कुछ सिंबल नजर नहीं आता पावर पॉइंट में, तो इस वजह से इट्स मेंशन विद SQRT। तो once you are taking the square root of these values, we are having 3,128.3 as the standard deviation। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक ही सेट ऑफ डेटा है तो हम उसका मीन कैसे निकालते हैं, हम उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास डेटा का पैरामीटर्स हमने एनालाइज करने हो कि उस डेटा के अंदर किन पैरामीटर्स के ऊपर हम बात कर सकते हैं या उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो भी हमने प्रोपोर्शंस के फॉर्म में हमने देखा सक्सेशंस और फेलियर्स के ऊपर x ओवर n के फॉर्म में, जब हमने p हेड को कैलकुलेट किया। और जब हमारे पास एक डेटा इस किस्म का सैंपल शो कर रहा है कि दो सैंपल्स हमारे पास है विद टू डिफरेंट मीन्स एंड टू डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस विद डिफरेंट सैंपल साइजेस, तो हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब हमने बायनॉमियल को डिस्कस किया था तो हमारे पास तो भी हम दो पॉपुलेशंस को और दो सैंपल्स को स्टडी नहीं कर सकते थे। जब हमने नॉर्मल को केस को डिस्कस किया था तो भी हम इंटरप्रिटेशन में दो डिफरेंट सैंपल साइजेस के ऊपर बात नहीं कर सकते थे, ऑल्दो हमने दो डिफरेंट मीन्स और वेरिएंसेस के ऊपर बात की थी। लेकिन अगर हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है तो फिर हम दो डिफरेंट सैंपल्स का मीन और दो डिफरेंट सैंपल्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करके उसका स्क्वायर रूट मालूम करके उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से ये इंटरप्रेट किया जा सकता है। One very important thing to be noted here in the sampling distribution is that sampling distribution does not gives the exact picture of data as it is shown in the normal distribution and the binomial distribution। जब हमने नॉर्मल और बायनॉमियल के केसेस को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो भी वैल्यूज हमारे या जो भी इंटरप्रिटेशंस हमने की है वो हमें शो करती है एग्जैक्ट सिचुएशंस, या हमने प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बात की तो हमें एग्जैक्ट सिचुएशन शो करती है। लेकिन जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम एक पॉपुलेशन के अंदर या एक सैम्पल पॉपुलेशन के अंदर से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक्स, इसलिए इसके अंदर एरर मार्जिन भी होता है। लास्ट लेक्चर वी हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन कि जब हम सैंपल लेंगे तो वो दो मेथड्स के थ्रू लिया जा सकता है, या तो वो प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा या वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। अगर तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है या हमने कन्वीनियंस के ऊपर या पर्सनल जजमेंट या एक्सपीरियंस के ऊपर उसको सिलेक्ट किया है तो उस केस में हम डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। नॉन प्रोबेबिलिटी के केस में हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस के को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो डेटा है वो हमारा पर्सनल जजमेंट्स या पर्सनल कन्वीनियंस के ऊपर बेस्ड होता है। उसके अंदर जो आउटकम्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली वेरी कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि उसके अंदर हमारी अपनी जजमेंट बहुत ज़्यादा शामिल होती है। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करते हैं या हम एक ऐसा सैंपल ड्रॉ करते हैं जिसमें डेटा हमने खुद किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के थ्रू कलेक्ट किया है, तो उस केस में हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर डेटा हमारा 30 से एक्सीड हो जाता है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम, विच इज़ अ वेरी वाइडली यूज्ड थ्योरम इन स्टैटिस्टिक्स। एंड सेकेंडली हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एक ऐसा रूल भी जो कि हमने बायनॉमियल में और नॉर्मल के केस में नहीं देखा, और वो है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डिफरेंट मीन्स, विच शोज दैट डेटा डिपिक्ट्स value which is
two types of data are provided to us and we need to make inferences that what these two data is used to show. तो पहला जो सेट ऑफ डेटा है वो हमें शो कर रहा है एक सेट ऑफ मीन क्योंकि उसका सैंपल साइज डिफरेंट है, और दूसरा सेट ऑफ डेटा हमें शो कर रहा है एक और मीन जिसका सैंपल साइज डिफरेंट है, और अगेन हमारे पास दो डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस और वेरिएंसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ से हम एक वैल्यू के थ्रू एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर ये चीज शो कर सकते हैं कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिसकी अभी हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे, इन दोनों यूनिवर्सिटीज का कंबाइंड मीन 2000 है, कंबाइंड डिफरेंस ऑफ मीन जो है वो 2000 है, और इनके अंदर जो वेरिएशन है इन दोनों यूनिवर्सिटीज के जो सैलरीज है उनमें जो वेरिएशन है वो 3128 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इनकी मीन्स में डिफरेंस 2000 है और इनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर डिफरेंस 3128 है, जो कि हमें किसी और मेथड से, ना तो बाइनोमियल और ना ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड से पता लगता है। तो इस तरह से सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो डोमेन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एंड बाइनोमियल, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, उसके अंदर बायसनेस के चांसेस होते हैं, उसके अंदर एक्यूरेसी प्रिसिजन के चांसेस होते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हम बहुत एक्यूरेटली रिजल्ट्स को शो नहीं कर सकते, और बहुत दफ़ा हम स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर के नाम से शो करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। इससे पहले हमने बात की थी बहुत डिटेल में कि सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, और ये सैम्पल और सैम्पलिंग टेक्निक्स किस तरह से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर इम्बेड की जा सकती है। सिमिलरली आज हमने थ्रू एग्जाम्पल डिस्कस किया सेंट्रल लिमिट थ्योरम को भी, और इन एग्जाम्पल से हमें ये पता लगा कि किस फॉर्म में हम सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और वो किस किस्म के रिजल्ट्स शो कर सकता है। इसके अलावा हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की जिससे हमें शो हुआ कि दो डिफरेंट डेटास के ऊपर जिनके दो डिफरेंट मीन्स और दो डिफरेंट स्टैंडर्ड डेविएशंस हो वो क्या रिजल्ट्स शो करती है और वो किस तरह से अप्लाई हो सकती है इंटरप्रिटेशंस के लिए, और वो किस तरह से डिस्कस की जा सकती है मल्टीपल कंडीशंस को कंपेयर करने के लिए। जब हम मल्टीपल कंडीशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या इवन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें वो इंटरप्रिटेशंस शो नहीं करते या वो एनालिसिस शो नहीं करते जो कि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आते हैं। इस लेक्चर के बाद अब हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पलिंग का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम एक कंप्लीट पिक्चर एनालाइज कर सके रैंडम वेरिएबल्स की, कि किस तरह से रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्राइब हुए, किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से अप्रॉक्सीमेट की जा सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल का क्या कम्बिनेशन है। सिमिलरली हमने सैंपल्स को विड्रॉ करके विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ उनकी एप्लीकेशन देखी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, और अप्लाई की है मल्टीपल बिजनेस और नॉन बिजनेस सिचुएशंस, जिसके अंदर हमने एनालाइज किया है कि किस सिचुएशन में किस किस्म के रिजल्ट्स शो किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर से ऑनवर्ड्स हम बात करेंगे कि किस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस डील करती है मुख्तलिफ सिचुएशंस को, जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन में या काई स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन में या और एनोवा में एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस टाइम।